हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेशंस की। तो जैसा कि हम जानते हैं, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कैसे करता है उसका एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कैपेसिटर इसे मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से। तो जब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दिस प्लेट। जब इसने पहला पॉजिटिव चार्ज सेंड किया होगा तो ये दूसरा जब पॉजिटिव चार्ज सेंड करेगा तो जो पहला पॉजिटिव चार्ज है उसे रिपेल करेगा। तो यानी कि इसको इसके अगेंस्ट बैटरी को चार्ज सेंड करने के लिए वर्क करना पड़ा। सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ सेंड करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ा, और वही वर्क इन द फॉर्म ऑफ दिस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई इस कैपेसिटर में। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है, ये हुआ चार्जिंग का प्रोसेस। और जब डिस्चार्ज होगा, ठीक है, तो ये एनर्जी लूज कर देगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिमिनिश हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इंडक्टर की, तो इंडक्टर के केस में भी एनर्जी स्टोर होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक इंडक्टर है एंड आई कनेक्टेड टू एसी सोर्स। तो जब इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर विल अपोज दिस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, और इसमें क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, और इसको इस सोर्स को क्या करना पड़ा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, और यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी इस इंडक्टर में। और इसके बाद जब करंट डिक्रीज होने लगता है अगर, तब क्या करेगा, इंडक्टर विल सेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चेन को फिर से ऑपोज करेगा बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट इन द सेम डायरेक्शन। एंड इन इस प्रोसेस में क्या कर देगा, ये अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिमिनिश हो जाएगी। तो इसमें जो चार्ज और करंट है ये ऑसिलेट कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है ये सिमिलर है ऑसिलेशन इन मैकेनिकल सिस्टम की तरह, जो हम क्लास 11 में स्टडी कर चुके हैं। हम इन सिमिलरिटी को आगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या किया हमने, इस कैपेसिटर को चार्ज किया, जैसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया होगा, और इसके बाद इसे चार्ज कर दिया। जब ये चार्ज हो गया फिर हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। जो एलसी ऑसिलेटर का ये सर्किट है इसे कंप्लीट कर दिया। तो देखो क्या होगा, इनिशियली इसको हमने कितना चार्ज किया, क्यू एम, मैक्सिमम चार्ज हमने इसे कर दिया। स्टार्टिंग में कैपेसिटर का चार्ज क्यू एम है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज है। इसके बाद जैसे हमने कनेक्ट किया तो क्या हुआ होगा, जो चार्ज है वो इसमें से फ्लो करने लगेगा इन द सर्किट। ठीक है, चार्ज इसमें से डिस्चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, और क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज़ होगा करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट करेगी। अब इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो, सपोज मैं लूप को इस डायरेक्शन में कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखो अब इसमें इसकी पोलैरिटी क्या आ जाएगी, इंडक्टर की अक्रॉस पोलैरिटी, यहाँ प्लस है या नेगेटिव है। तो जो मेरा लूप है ये कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पॉजिटिव पोटेंशियल। इसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा ना, इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसको रजिस्ट करेगा, जो चेंजिंग करंट को रजिस्ट करेगा, उसमें ईएमएफ डेवलप होगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, दैट इज़ गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, और बिकॉज ये कहाँ से कहाँ है, हमारा लूप क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा, लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा, इसलिए ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो हमारा लूप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हम पॉजिटिव लेंगे। और कितना होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, दैट इज़ क्यू बाय सी। तो हमारे जो किरचॉफ लूप रूल से आया, क्यू बाय सी इसके अक्रॉस वोल्टेज है, एंड इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडक्टर के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो जो करंट है वो क्या है, जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि आई क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों आई है ऐसा, बिकॉज जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज़ हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे करंट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं आई की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। तो आई की वैल्यू जब पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी प्लस, बिकॉज माइनस है आई, ठीक है, तो एल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इस पूरी इक्वेशन को मैं एल से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे फाइनली ये इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, तो ये किस फॉर्म में, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की फॉर्म में इक्वेशन है। इसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ इससे। ठीक है,
अब इसमें देखो x के प्लेस में क्या है, q है, एंड अगेन x के प्लेस में q है, एंड एल सी म्यू नॉट जो कि फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/LC, यानी कि रूट ऑफ LC, यानी कि जो इसमें ऑसिलेशंस है, चार्ज है, बिकॉज ये इक्वेशन किसकी थी, चार्ज की। चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/√LC। इस तो जो चार्ज की इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस चार्ज की इक्वेशन, वो क्या है, Q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। क्यू एम क्या है, इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। और कॉस क्यों यूज़ किया है कोसाइन, बिकॉज देखो स्टार्टिंग में जो चार्ज होगा टाइम जीरो पे तो मैक्सिमम होगा, इसलिए स्टार्ट यहाँ से हुआ, इसलिए कोसाइन यूज़ किया है। ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, फिर ये डिप्लीट होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिप्लीट होगा। उसके बाद इसमें ओमेगा नॉट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे ऑसिलेट करेगा ये चार्ज इस सर्किट में, एंड फाइव द फेस कांस्टेंट। देखो फेस क्या है, स्टार्टिंग में जो चार्ज था उससे ये कितने फेस पे होगा, जो हम इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज देखेंगे, तो ये फेस कांस्टेंट है। तो देखो अब मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, अब देख टाइम जीरो पे देखते हैं, टी ज़ीरो पे चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। हमने देखा चार्ज को हमने मैक्सिमम वैल्यू की चार्ज की, क्योंकि हमने कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज कर दिया था। तो इस पर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्यू की जगह क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी। अब टी टाइम ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस फाइव आ जाएगा, यानी कि कॉस फाइव कितना आ गया, कॉस फाइव इज़ 1, तो फाइव कितना आ जाएगा, फाइव इज़ ज़ीरो, बिकॉज कॉस ज़ीरो 1 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो तो इस केस में जो हमारी चार की इक्वेशन क्या आ गई, क्यू आ गया हमारा क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब करंट क्या होगा इस केस में, करंट के लिए हमें पता है करंट इज़ व्हाट, करंट इज़ जिस रेट से चार्ज, मैंने पहले भी बताया, चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रहा है, तो आई आ जाएगा माइनस डी क्यू बाय डी टी। तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद अ माइनस साइन, देखो तो क्यू एम कॉन्स्टेंट है, जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसे डी टी बाय क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसे मैं फिर से लिखता हूँ और क्लियरली ट्राई करता हूँ लिखने का, डी बाई डी टी ऑफ क्यू एम कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब देखो क्यू एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड कॉस ओमेगा नॉट टी माइनस कॉस का डिफरेंशियल माइनस होता है साइन ओमेगा नॉट टी एंड ऑल्सो ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन करने पे, और देखो एक माइनस साइन ऑलरेडी किसका था, जब हम डी आई बाई डी टी कर रहे तो आई क्या था, माइनस ऑफ दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया मुझे फाइनली, तो मुझे मिल गया आई मुझे मिल जाएगा क्यू एम एंड ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब देखो क्यू एम ओमेगा नॉट की जगह मैं आई एम पुट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि आई एम कितना आया, यहाँ से आई एम आ गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आ गया, ओमेगा नॉट टाइम्स चार्ज। अब हम एलसी ऑसिलेशन को विजुलाइज करते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन में क्या है, स्टार्टिंग के टाइम पे हमारा जो कैपेसिटर है ये मैक्सिमम चार्ज है, और मैक्सिमम चार्ज है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर में, एंड दैट इज गिवन बाय फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय क्यू एम स्क्वायर बाय 2c, ठीक है, वेयर क्यू एम इज द मैक्सिमम चार्ज एट द इनिशियल टाइम। तो यहाँ टी ज़ीरो पे है ये, और इस टाइम पे जो इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होगा, चार्ज डिक्रीज होने लगेगा, T/4 टाइम पीरियड, ये टाइम है T/4, तो इसमें जो चार्ज है डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा, जो इंडक्टर है और करंट फ्लो होने लगा, ठीक है, करंट इंक्रीज होने लगा, और करंट इंक्रीज होने लगा तो इंडक्टर ने क्या किया, इस चेंज को रजिस्ट किया, ठीक है, और इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ, और इसकी इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और इसमें क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई इंडक्टर में, ठीक है, बिकॉज क्या चार्ज को वर्क करना पड़ा, ठीक है, बिकॉज ये ऑपोज कर रहा है उस चेंज को, तो इसमें क्या डेवलप हुआ, मैग्नेटिकल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, एंड दैट इज गिवन बाय, वो कितना होता है, हाफ LI स्क्वायर, ये हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है।
तो अभी भी चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अब मैक्सिमम नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, नॉन जीरो होगी। और जो इसके अक्रॉस जो चार्ज है, इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़ीरो नहीं है इस केस में, T/4 की केस में। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये T/2 टाइम हाफ ऑफ द टाइम, हाफ एट द हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, अब जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो इस टाइम पे क्या होगा, जो चार्ज होगा अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी ज़ीरो, इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारा चार्ज डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर और करंट मैक्सिमम पीक वैल्यू पे पहुंच गया। और तो पीक वैल्यू पे पहुंच गया, अब इस टाइम पे जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल में स्टोर हो गई। ठीक है, दैट इज़ यू बी इज इक्वल टू हाफ LI/m²। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद जो चार्ज था, अब ये सारा का सारा चार्ज कहाँ फ्लो होने लगेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल में। जो पॉजिटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल था इनिशियली, अब ये इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, और जो करंट था वो अब डिक्रीज होने लगेगा। तो इस फेज़ में भी 3T/4 टाइम पे भी जो चार्ज में कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लग गया इस प्लेट के अक्रॉस कैपेसिटर में, और ये जो जिसके करंट था अब ये डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ये क्या करेगा, जो इंडक्टर है इस चेन को फिर अपोज करेगा बाय सेंडिंग इन करंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, जो करंट की डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और इस चेन को फिर से अपोज करेगा। तो ये अब क्या करेगा, और ये करंट कहाँ से देगा, जो एनर्जी इसने स्टोर करी थी। ठीक है, तो अब ये डिस्चार्ज होने लगा, कौन, हमारा इंडक्टर, जो मैग्नेटिक पोटेंशियल इसमें स्टोर थी वो डिस्चार्ज होने लगी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगी अब, लेकिन वो नॉन ज़ीरो होगी, बिकॉज इसमें अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और इसकी भी अब इसमें फिर से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होने लगी। ठीक है, अब फिर से देखो लास्ट T टाइम पे क्या होगा, T टाइम पे जो इंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज हो गई है, और इसमें कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज बट विद द ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है, अब ये साइकिल फिर से रिपीट होगी और इस तरह से ऑसिलेशन होगा। अब जो LC ऑसिलेशन है उसे इसमें कंपेयर किया है विद द ऑसिलेशन इन स्प्रिंग। तो देखो, स्प्रिंग में हमने क्या किया, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज गिवन बाय हाफ K² वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, A इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह से कैपेसिटर में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी उस तरह से, और काइनेटिक एनर्जी इंडक्टर में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी उस तरह जीरो है। ठीक है, इसके बाद देखो T/4 टाइम पीरियड में, इसमें अब जब हमने इस रिलीज़ किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी। ठीक है, और T/4 टाइम में, T/2 टाइम पे हाफ ऑफ द साइकिल, एट द हाफ साइकिल क्या होगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। ये कब है, जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, बट ड्यू टू इनर्शिया ये कंटिन्यू करेगा, ये ब्लॉक है आगे मूव करेगा ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि मोशन में है ये। और अब इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, और फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी। और इस टाइम पे जो T टाइम पे क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा, और ये सिमिलर है एनालॉगस टू अवर LC ऑसिलेशंस। LC ऑसिलेशन सिमिलर है हमारे मैकेनिकल ऑसिलेशन से। मैकेनिकल ऑसिलेशन की इक्वेशन हमने देखी, d2x/dt² प्लस ω0² x इज इक्वल टू 0, जिसमें x डिस्प्लेसमेंट था और ω0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। जबकि हमने LC ऑसिलेशन की इक्वेशन देखी d2q/dt² प्लस q/√LC। ठीक है, अब इनमें हम कंपैरिजन करें तो देखो, जो x है वो एनालॉगस है, डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस है हमारे चार्ज की तरह, इसमें चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। इसके बाद देखो, जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम है ये ड्रिवन है बाय अ फोर्स, एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड dv/dt कैन बी रिटर्न एज d2x/dt²। तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स आ गया m d2x/dt²। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ये ड्रिवन है EMF से, तो EMF गिवन बाय -L di/dt, एंड दिस इज -L d2q/dt²।
ठीक है। कंपेयर करूँ मैं तो क्यू एक्स के इक्वल है, एक्स के एनालॉगस है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मास जो है वो एल के एनालॉगस है। अब देखो जो एल क्या है, एल हमें बताता है कितना रजिस्टेंस है चेंज में, ठीक है। एल कितना रजिस्टेंस हमारी चेंज ऑफ करंट में कितना चेंज आएगा। ऐसे जो मास है वो चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी आएगा, ठीक है। रजिस्टेंस इन द चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी, मास क्या करेगा, जितना जो चेंज आ रहा मोशन है उसको अपोज करेगा। ऐसी जो एल है, ठीक है, इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, ये कितना चेंज इन मोशन को, चेंज इन करंट को अपोज करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद और कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो एक और फैक्टर रह गया, वो है हमारा, हमें पता है जो के है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ के एफ बाई एम, ठीक है। और के क्या इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, और के कैसे गिवन होता है एफ बाई एक्स। जबकि इस केस में ये रोल, के का रोल कौन प्ले करेगा, हमारा 1/c। अब के होता क्या है कि हमें पता है कि एफ बाई एक्स, तो 1 सेंटीमीटर या यूनिट लेंथ को मूव करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए स्प्रिंग में हमें कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। इस समय 1/c क्या आएगा, यूनिट चार्ज, अगर मुझे क्या करना है, यूनिट चार्ज स्टोर करना है कैपेसिटर में, क्योंकि हमें जब बताया 1/c इज क्यू बाई वी एंड 1/c इज वी बाई क्यू। तो यूनिट चार्ज स्टोर करने के लिए कितना पोटेंशियल मुझे अप्लाई करनी, कितना वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये चार्ट में गिवन है, मैकेनिक सिस्टम में जो रोल प्ले कर रहा है कौन, मास, वो इंडक्टर प्ले कर रहा है, यहाँ इंडक्टेंस प्ले कर रहा है। फोर्स कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है 1/c, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। डिस्प्लेसमेंट का रोल चार्ज एंड वेलोसिटी डी बाई डी एक्स बाई डी टी करंट प्ले कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो हमारा डिस्कशन था एलसी ऑसिलेशन को लेके, ये रियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज हमने क्या माना कि इंडक्टर का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली इंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। तो जो हमारे ऑसिलेशन थे वो कैसे होंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे, बिकॉज एवरी साइकिल के बाद, एवरी ऑसिलेशन के बाद जो इसकी एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन की वो डिक्रीज होने लगी है, बिकॉज ये एनर्जी लूज करेगा, डैम्प ऑसिलेशन होगी, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम जब इसे ईएमएफ वेव इससे प्रोड्यूस करेंगे तो उस केस में हमें अनडैम्प ऑसिलेशन चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी डिक्रीज ना हो, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना हो। तब अब उसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे हम चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्टडी करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है, अगर रेजिस्टेंस 0 भी हो जाए, जो टोटल एनर्जी तब भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज एनर्जी रेडिएट होगी ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसका यूज़ हम करते हैं इन रेडियो एंड टीवी ट्रांसमीटर में, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी उसकी स्टडी करेंगे।